अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि मज़ीद जो कार्रवाइयाँ हैं PTI के रहनुमाओं और वर्कर्स के खिलाफ वो जारी और सारी हैं। और अभी ताज़ा कार्रवाई के सिलसिले में अली जैदी साहब जो कि कराची से अहम रुकन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुराना कोई मुकदमा है 2013 का जिसके ऊपर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वो वारंट भी तलब कर रहे थे गिरफ्तारी से पहले, लेकिन उन्हें वारंट भी नहीं दिखाए गए और बज़ाहिर यूँ लगा कि काफ़ी एक आप कह सकते हैं कि नाजेबा तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया और घसीटते हुए एक वफाकी वज़ीर को यहाँ से पुलिस लेकर गई। और उसके बाद अब जो है मज़ीद इसी तरह का रिएक्शन जो है वो देख रहे हैं। इमरान खान साहब यही कह रहे हैं कि ये सब लंदन प्लान का हिस्सा है जिसके मुताबिक PTI को कुचलना मकसूद है और इसीलिए ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। इन कार्रवाइयों से अभी तक इस हुकूमत ने क्या हासिल किया है? क्या PTI टूट गई है या क्या उनकी मकबूलियत को कोई नुकसान पहुंचाने में ये लोग कामयाब हुए हैं? तो फिर इन कार्रवाइयों का तसलसल रखने का आखिर मकसद क्या है? इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे जनाब कि वकला भी कमर कसते नजर आ रहे हैं और आज जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई है वकला की, सीनियर वकला पाकिस्तान भर से यहाँ पर जमा हुए, उन्होंने भी एक एलामिया जारी किया और वो इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर चीफ जस्टिस के साथ इजहार एकजहती करते हुए बिल्कुल मिन्नो अन अमल दरामद होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो ओवरऑल इलेक्शंस और सियासी सूरत हाल के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और पहले बात करूँगी मैं फैसल चौधरी साहब से। चौधरी साहब, ये अली अमीन गंडापुर को तो पाकिस्तान घुमाया जा रहा है, अब साथ ही साथ अली जैदी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये जो मुकदमा है इसकी नौयत के बारे में, इस गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत के बारे में और जिस अंदाज से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, आप एज ए कानूनी माहिर कैसे देखते हैं? और फिर जाहिर है कि एक हम देख रहे हैं कि ओवरऑल भी जो एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट है इसका वो भी अपनी जगह मौजूद है। देखिए, अली जैदी साहब को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है और 2013 में एक मुकदमा बना जो कि 2023 में 10 साल बाद एक मुकदमा दर्ज होता है और अब अदालत ने ये तय कर दिया है सुप्रीम कोर्ट की एक से ज़्यादा जजमेंट है कि हर मुकदमे में गिरफ्तारी ज़रूरी नहीं होती और गिरफ्तार करने का जो कानूनी तरीका है वो बड़ा सिंपल है। वो ये है कि कोई भी आदमी अगर गिरफ्तार करेगा तो वो सिर्फ आपको यानी हाथ आपके कंधे पे या बाजू पे रखेगा और वो अरेस्ट तस्वर किया जाता है। इस तरह से जिस तरह से धक्के मार के उनको अरेस्ट किया गया, पुलिस वाले थे, कुछ सादा कपड़ों में एहलकार थे, फिर वारंट नहीं दिखाए गए, तो ये तो मैसेज एक दिया जा रहा है मुसलसल। उस मैसेज को का कोई असर तो हो नहीं रहा। मतलब PTI की ना पार्टी टूट रही है, उनके बंदे उठाए जा रहे हैं, वर्कर्स उठाए गए हैं, 3000 के करीब इमरान खान साहब ने आज फिगर भी दी है कि उनको उठाया गया है। हमारे अपने हलकों में जो है, अपने ज़िलों में लोगों को उठाया गया है, 4-4, 5-5 दफ़ा एक वर्कर को उठाया गया, लेकिन वो डिटर्मिन्ड है। तो ये बात आप इससे या तो फिर ये लगता है कि हुकूमत PTI के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनको मंजर से गायब करके इलेक्शन लड़ना चाहती है, जिसमें पंजाब के रहनुमा और KP के रहनुमा अली अमीन गंडापुर जो हैं वो KP में बड़े इन्फ्लुएंशियल, साउथ KP में उनका असर है। वो फजल रहमान की पार्टी के ख़िलाफ़ वो लड़ते हैं और उनको इस वजह से जो है वो किया गया। आज उनकी ज़मानत भक्कर में ले ली है, उनका जो रिमांड है वो भी सेटिस्फाइड किया गया। तो ये सारा जो मामला किया जा रहा है, इससे फिर ये जो कहा जाता है बार बार के गुफ्तगू करें, अब बैठें, जो जरदारी साहब ने एक नया वो चलाया हुआ है प्रोग्राम, ये कैसे होगा? ये हुकूमत अगर इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करती रहेगी, एक पार्टी को आप जोर ज़बरदस्ती से तो नहीं ला सकते टेबल पे। बिल्कुल ठीक। आपको कुछ तो कॉन्फिडेंस में बिल्डिंग मैयस करने पड़ेंगे। नहीं, बल्कि वो तो खुद भी कह रहे हैं कि हम बैठना चाहते हैं टेबल पे, लेकिन अब यहाँ से ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही हैं इमरान साहब, तो आपके ख्याल से उससे PTI की मकबूलियत तो कम हो ना हो, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि इस हुकूमत की गैर मकबूलियत में ज़रूर इजाफा हो रहा है कि ये लोग खुद को जिस तरह से अपना चेहरा प्रेजेंट कर रहे हैं उससे तो ये तासुर मिल रहा है कि आइन और कानून की कोई परवाह नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हर चीज की अपनी इंटरप्रिटेशन होती है और हर पार्टी इसको अपने अंदाज में देखती है। जिस तरह से हम अक्सर ये बात करते हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त मकबूलियत इस स्टेज पे पहुंचे हुए हैं कि उनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता।
मेरे नजदीक उसी तरह से, बल्कि ठीक उसी तरह से मौजूदा हुकूमत जो है वो गैर मकबूलियत की उस स्टेज पे पहुंच चुकी है कि उसको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि इस वक्त जो उनका पॉलिटिकल कैपिटलिज्म था वो बुरी तरह से उसको खो बैठे हैं। इस वक्त इलेक्शन ना करवाना जो है उसकी सिर्फ बुनियादी वजह ही एक है, और वो वजह ये है कि उन्हें पता है कि अगर हम इलेक्शन करवाएंगे तो हमें शिकस्त हमारी यकीनी है, लिहाजा उस शिकस्त को बदलने से बचने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ, अभी मेरे दोस्त भाई फैसल चौधरी साहब ये कह रहे थे कि कानूनी तरीका क्या है, रिमांड में क्या होता है, या पुलिस गिरफ्तार क्या करती है, किस तरह से करती है। और 10 साल बाद हमारा अलमिया ये है कि इस मुल्क में जमहूरियत शायद इसीलिए पनप नहीं सकी कि यहाँ पे तमाम हुकूमतों ने ऐसे ही किया है। मुझे नहीं याद कि माजी में हमें कोई ऐसी मिसाल मिलती हो कि जिस तरह किसी भी पॉलिटिशियन को उस कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया जाए जिस तरीके जो कानून उन्हें समझाता है, बताता है। लेकिन इमरान साहब, वैसे मिसाक़े जमहूरियत तो इन दो पार्टीज ने किया था, पीपल्स पार्टी ने PMLN में, उसमें ये भी तय किया था कि इंतकामी कार्रवाइयाँ एक दूसरे के खिलाफ नहीं होंगी। और फिर हमने ये देखा भी कि जब पहले 2008 के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, कोई एक सियासी कैदी नहीं था, कोई एक हमने ऐसी इंतकामी कार्रवाई नहीं देखी थी। और उसके बाद जब PMLN की भी हुकूमत आई तो इस तरह की हमने इस तरह का एक बिल्कुल ओपन ऐसा कोई फाशिस्ट रवैया नहीं था उनका भी। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, इन दोनों ने तय किया था, लेकिन उस वक्त PTI ने तय नहीं ना किया था उनके साथ। उस वक्त तो PTI उस लेवल की पार्टी नहीं थी, ना ही इन दोनों का ये ख्याल था। इन दोनों पार्टी PTI के लिए जमहूरियत के ज़ाब्ते बदल गए उनके, क्या अपने? बिल्कुल ठीक है। तो गुजारिश ये है सिर्फ कि PTI जो है उसने अपने दौर में जब इनके लोगों को पकड़ा, इनके लोगों ने DGF ये किया कि इस तरह की बात, ये सारी चीजें जो है इमरान खान साहब के दौर में भी ये उस तरह से, अलबत्ता उसका स्केल ये नहीं था, इतनी शिद्दत नहीं थी, क्योंकि उस वक्त एक पेज भी था। अब मामला उससे डिफरेंट है। अब इस लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ नहीं होगा इन सारी चीजों से, सिवाय इसके कि जमहूरियत को, सियासत को नुकसान पहुंचेगा। मैंने तो जो मेरा कल कॉलम छपा था उसमें ये लिखा था कि ये सियासत के साथ एक मुसलसल खिलवाड़ किया जा रहा है। अब उस खिलवाड़ के जरिए से अगर कोई ये समझता है कि जनाब उनकी पार्टी जो है वो मकबूल हो जाएगी या उनकी मकबूल पार्टी जो है उसको मजीद मकबूलियत मिलेगी, तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि दोनों फरीकों की खाम ख्याली है। इससे उन दोनों को नुकसान पहुंचेगा, जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा और सबसे बढ़ के रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन वैसे जो आपने ये बात की ना कि सेम पेज वाली, तो चौधरी साहब की तरफ वैसे लेके आऊंगी। चौधरी साहब, मुझे लगता है खान साहब तो अभी मुगालते में ही रहे सेम पेज वाले, अब समझ आ रही होगी सेम पेज होता क्या है? क्या ख्याल है आपका जिस तरह की ये चीजें अब हो रही हैं? नहीं, देखिए किसी भी सियासतदान को जो है ना सेम पेज पे की जो मखमसा है या जो गलत फहमी होती है उस पर नहीं रहना चाहिए। ये बात दुरुस्त है, इस बात पे मैं बिल्कुल आप एग्री में करता हूँ कि जब भी सियासतदानों ने अपनी सियासी लोगों के और सियासी अपने पार्टियों से ज़्यादा किसी और चीज़ पर डिपेंड किए तो फिर उनके साथ मामला दुरुस्त नहीं हुए। इसीलिए अपनी डोमेन, अपने मामलात को इम्पोर्टेंस देना, उसकी अहमियत और उसकी अफादियत को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। सब साथ लेके चलते हैं। ज़ाहिर पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट एक बड़ी पावरफुल पॉलिटिकल प्लेयर है, इसमें उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, उनको कैसे साथ लेके जाना है, लेकिन अपनी साथ साथ अपनी जो मामलात हैं वो कैसे करने हैं या अपने लोगों को, अपनी पार्टी को कैसे महफूज रखना है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात होती है। उसकी प्रोजेक्शन कैसे करनी है। माजी में भी जब मियां नवाज शरीफ वगैरह जो है, बिकॉज उनके गमलों की पैदावारें हैं, तो जब उन्होंने ये किया उनके साथ जब तक रहे ठीक हुए, लेकिन जब भी उन्होंने पर पुर्जे जिसने भी निकाले तो फिर पर पुर्जे काटने की कोशिश की जाती है। लेकिन अभी जिस तरह से एक निज़ाम है, देखिए एक अभी आपने देखा है तो ये सब कुछ क्या लंदन प्लान के तहत हो रहा है? चौधरी साहब, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये यकीन, इमरान खान साहब का ये मानना है कि लंदन प्लान में ये तय हुआ है। इमरान खान साहब का यही मानना है कि लंदन प्लान के मुताबिक ये हो रहा है और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तय हुई और किस तरह से ये सारा मामला होना था, लेकिन वो प्लान उस तरह से कामयाब नहीं होता नज़र आ रहा, क्योंकि अब भी
देखिए नवाज शरीफ साहब जो है वो आए तो हुए उम्रे पे, और अगर शहबाज शरीफ साहब नहीं गए तो वहाँ से वापस चले जाएंगे लंदन, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। और पाकिस्तान ना आने की वजह ये है कि वो समझते हैं कि उनका आना जो है इस वक्त शायद बेमकसद होगा और वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कोई खातर ख्वाह किस्म का चैलेंज नहीं दे सकते। तो जो उनकी टाइमलाइन है जिस तरह से होनी थी, ये आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया। मियां साहब वहां तक आ सकते हैं तो फिर वतन वापस क्यों नहीं आते? और क्या लंदन प्लान नवंबर से पहले तय किया गया था या नवंबर के बाद कोई नया लंदन प्लान था, उसमें कोई मॉडिफिकेशन भी हुई है? मजीद कुछ बातें करेंगे इस हवाले से, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। लंदन प्लान तकरीबन हर तकरीर में इमरान खान साहब इसका जिक्र करते हैं, तो इसके ऊपर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है कि इस लंदन प्लान में आखिर क्या क्या चीज़ें तय हुई हैं और इमरान खान साहब लंदन प्लान के फरीक किस किस को समझते हैं। इमरान साहब पहले ये बताइएगा कि ये लंदन प्लान, इसका जिक्र तो हम बहुत पहले से सुन रहे हैं, तो क्या ये नवंबर से पहले तय हुआ था या नवंबर के बाद तय हुआ है और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही है, या ये सिर्फ इमरान खान साहब की अपनी कोई ज़हनी इख्तरा है, ऐसा कुछ नहीं है? देखिए समीना, बात सीधी सी है, ये बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा कि लंदन प्लान जो है वो सिर्फ इमरान खान साहब की ज़हनी इख्तरा है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये लंदन प्लान जो है ये प्रोजेक्ट इमरान का पार्ट 2 है। ये लंदन प्लान उसी तरह से तैयार हुआ था जिस तरह से प्रोजेक्ट इमरान तैयार हुआ था। इस लंदन प्लान में उसी तरह से सारी चीजें तय की गई थी जिस तरह से प्रोजेक्ट इमरान में तय की गई थी। इस लंदन प्लान में भी तमाम श्योरिटीज उसी तरह से दी गई थी जिस तरह से प्रोजेक्ट इमरान में दी गई थी। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे सियासतदान जो हैं वो अपने लिए तो प्रोजेक्ट भी चाहते हैं, प्लान भी चाहते हैं, लेकिन वो ये साथ जरूर चाहते हैं ये जो उनके मुखालिफ सियासतदान हैं उनको सूली से लटका दिया जाए, उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, उनको दरिया बुर्द बल्कि समुंदर बुर्द कर दिया जाए और वो किसी काबिल ना रहे। जब तक ये रवैये हमारी सियासत में खत्म नहीं होंगे उस वक्त तक ये चीजें, प्लान वो लंदन प्लान हो या प्रोजेक्ट इमरान हो, खत्म नहीं होगा। इससे पहले भी अगर आप माजी में देखें तो कभी शौकत तरीन साहब को लाया गया, कभी शौकत अजीज साहब को लाया गया, कभी आप ये देखें तो मोहतरमा आई, कभी नवाज शरीफ आए, कभी कोई पिंग पोंग चली। लेकिन अभी फैसल जोशी साहब जो कह रहे थे ना कि एस्टेब्लिशमेंट हमारी सियासत में पॉलिटिकल एक बहुत अहम प्लेयर है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो इन सेक्शन कैमरा इजलास हुआ है उसमें जो बातें हुई, जिस तरह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम जनरल हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने जिस तरह आसिम मुनीर साहब उन्होंने जिस तरह से कल भी कहा कि आप मेरा पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, पुराने पाकिस्तान को छोड़ दें, हमें हमारा पाकिस्तान जो है उसके बारे में सोचना चाहिए। तो बात तो नहीं, वो बात तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन मैं इसको थोड़ा आगे लेके चलती हूँ। ये बात तो बड़ी अच्छी थी चौधरी साहब, लेकिन इतनी अच्छी बात कि अगले ही दिन फिर हम वही चीजें अगर कंटिन्यूटी में देखते हैं तो फिर सवाल तो पैदा होता है कि पॉलिसी में तब्दीली क्यों नहीं आ रही है, जो इस हुकूमत को अगर कोई समझा रहा है कि भाई हमारा पाकिस्तान की बात करो, लेकिन दूसरी तरफ ये तो बबांगे दोहल जिस तरह दिल चाह रहा है अगर ये कर रहे हैं कार्रवाइयां, तो इससे फिर क्या अंदाजा लगाया जाए? इसमें जो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों की गुंजाइश नहीं है, मैं आपकी ट्वीट का सहारा ले रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी जो नापसंदीदा शख्सियात हैं उनका इधर उधर ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर आपने पाकिस्तान की बात करनी है तो फिर पाकिस्तान कहने की बात नहीं होनी चाहिए। अमली तौर पे पाकिस्तान सबके लिए एक जैसा नहीं है। पाकिस्तान में निज़ाम मुख्तलिफ है, अशराफिया के लिए अलहदा, अवाम के लिए अलहदा, अपनों के लिए अलहदा, दूसरे जो नापसंदीदा लोग हैं उनके लिए अलहदा। यही निज़ाम की कमज़ोरियाँ हैं, यही निज़ाम इंसाफ की ख़ास तौर पे कमज़ोरी है कि जिसकी वजह से जब सियासतदान आते हैं तो वो रगड़ा, अपोजिशन रगड़े खाती है, तो फिर जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो कोशिश ये करते हैं कि उस चीज़ को जो है मामला सेटल किया जाए, यानी वो बदला उतारा जाए। ये बाहर जो महज़ब मुल्क हैं या तरक्की हम अभी तक इतने अरसे में 75 साल की जमहूरियत में हम अभी तक अपने नॉर्म्स ही सेट नहीं कर सके, और इससे ज्यादा बदकिस्मती उसकी वजह है ना समीना, उसकी वजह यह है कि फैसले कोई और लेता है, जिम्मेदारी किसी और की है। जब तक फैसले लेने वाले
और जिम्मेदारी लेने वाले एक जगह पे नहीं होंगे, तब तक ये बात नहीं चलेगी। ये नहीं हो सकता कि फैसले कहीं और हो और जिम्मेदारी कोई और ले। और फैसला तो फिर ये भी हुआ है चौधरी साहब कि इलेक्शन कोई नहीं होने। मुझे जरा सुनवा लेने दें इमरान साहब। इमरान साहब, मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूं डिस्कशन को, क्योंकि बात उसके इलेक्शन के ऊपर सारी फंसी हुई है और वो सारी चीज़ें ऐसे लगता है जाके उधर ही अटकती हैं। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है कि जनाब पैसे अब जारी कर दें, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब वफाकी वज़ीर दाखिला फरमा रहे हैं कि पैसे जारी हो जाएं तो भी इलेक्शन नहीं होने वाले, नतीजा सिफर ही है। क्या उन्होंने कहा, ज़रा सुन लीजिए। तो ये अभी भी इनकारी हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन दूसरी तरफ एक नया जो इसमें नई जो जहत है वो ये है कि पहले तो ये ऐसा लग रहा था कि पीटीआई वर्सेस पीडीएम चल रहा है ना, इलेक्शन होने या इलेक्शन नहीं होने। अब इसमें आ गए हैं अदालती सिस्टम के लोग भी, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म और फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए वकला जो कि कमर बस्ता हो गए हैं कि उन्हें किसी तहरीक में भी जाना पड़े तो वो चले आएंगे ये तहरीक। एतजाज एहसन साहब ने भी आज इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। बड़े बड़े इदारे एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबा है। हमें ये सोचना है कि क्या इस मुल्क में आइन की बरतरी और बालादस्ती होनी है कि नहीं होनी। भाई असल बात यह है, आप इलेक्शन कराओ, सारा मामला खत्म हो जाता है। आइन कहता है इलेक्शन नॉट लेटर देन अ डेट इन 90 डेज। ये अगर लिख दिया है कोर्ट ने और उमर अता बंदयाल ने कि इलेक्शन 14 मई को होंगे, तो इलेक्शन 14 मई को होंगे। सिपा सालार भी करवाएगा, प्राइम मिनिस्टर भी करवाएगा, सब करवाएंगे। और अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या 3-4 लोग इस कोशिश में पाए गए कि इलेक्शंस ना हो, उसको जब तलब करेगी अदालत, वो आएगा, वो यहाँ या ना करेगा, हाँ ही करनी पड़ेगी, तो वहीं कन्विक्ट होगा। जी, तो अब ये बड़ा दोनों का अपनी अपनी कन्विक्शन के साथ है कि नहीं होंगे और होंगे। तो इमरान साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है? ये दोनों तरफ बड़ी हमें कन्विक्शन नज़र आ रही है अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के वाले से। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जब तक एतमाद नहीं होगा, उन्हें किस बात के बद-एतमादी है, जबकि उनकी वो तो खुद गवर्नमेंट में है और इलेक्शन कमीशन भी बज़ाहिर उनके कोई फैसलों के खिलाफ नहीं जा रहा है, तो उन्हें किस चीज़ के ऊपर बद-एतमादी है? देखिए, मैं इस पर जरूर बात करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक बात कर दूं जरा। जो फैसल चौधरी साहब अभी फरमा रहे थे कि इसलिए पॉलिटिशियन का ये मामला होता है कि पॉलिटिशियन फैसले नहीं करते, फैसले कोई और करता है। तो मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि फैसले कोई और क्यों करता है? क्या ये भी हमारे सियासतदानों की नाअहली नहीं है? क्या ये उनकी कमजोरियां नहीं है? क्या वो अपनी इस तरह की कमजोरियां जाहिर करके खुद जाके घुटने पकड़ के मिन्नतें करके उन लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते कि आ जाओ अल्लाह का वास्ता जो साड़ी मदद करो? चलिए चौधरी साहब की तरफ यही सवाल लेके आती हूँ जो मैंने इमरान साहब से कहा कि इमरान खान साहब ये बात करें कि जी हमें एतमाद नहीं है सिस्टम पर, क्योंकि इस वक्त लग रहा है तमाम ऑड्स उनके खिलाफ ही हैं, तो फिर तो कुछ बात समझ में भी आती है। लेकिन हुकूमत किस बात के लिए ये कह रही है कि हमें बद-एतमादी है? किस चीज़ की बद-एतमादी है? अब अवाम पे बदअतमादी है। उनको ये लगता है कि मस्बत नताइज नहीं आएंगे, लिहाजा वो इस किस्म की बातें करते हैं जिसका कोई मंतक नहीं है, जिसकी कोई दलील नहीं है, जिसके पीछे कोई कानून नहीं है, कोई आइनी तोज़ी नहीं है। देखिए, बात यह है कि राना सनाउल्लाह जैसे कैरेक्टर्स पाकिस्तान की तारीख़ में पहले भी मौजूद थे, जब और मुल्क दो लख्त भी ऐसे ही लोगों की वजह से होता है, और ऐसे ही लोगों की वजह से जब निज़ाम नहीं चल पाता, और वो कोई अच्छा चेहरा नहीं है। वो हुकूमत पीडीएम का वो चेहरा है जो कि आपको नज़र आता है, जो कि इंसानी हकूक़ की, आइन की, कानून की खिलाफ वर्जियों में नज़र आता है, और उनके लिए कोई भी किसी किस्म की हद क्रॉस करना जो है वो कोई अपना माने नहीं रखती। बात यह है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है कि हुकूमत आपकी है, इलेक्शन कमीशन जो है वो भी आपके पास फेवरेबल है, सारे इदारे आपकी तरफ हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद आप जो हैं वो इलेक्शन डिले कराने में कामयाब हुए हैं। 90 दिन की आपने पीरियड को डिफीट किया है, आइन शिकनी की है, लेकिन उसके बावजूद आप किस बात की बदअतमादी का इजहार करते हैं? इस वक्त अगर मुश्किल में है तो वो तो पीटीआई के पास तो अल्लाह की ज़ात है या अल्लाह की मखलूक है, उसके अलावा तो कोई उसके साथ नहीं है। तो पीटीआई जब इलेक्शनों में जाती है और आप बैठे हुए थे,
आपकी पंजाब में हुकूमत थी तो आप नहीं रोक सके, नीचे से सदर इलेक्शन वो जीत गए और इसी वजह से वो जो है वो उसमें हुकूमत बनी। आपने कहा कि जी ये असेंबली में उस दिन मौजूद थे जब एतमाद का वोट हुआ, ये नहीं रोक सके। असेंबली जब तोड़ी गई, ये भी पंजाब में आपको पता है उस हफ्ते वहाँ पे चले गए थे सारे, नहीं कर सके। इनके हाथ से वक्त रेत की तरह निकलता जा रहा है और ये इसको नहीं संभाल सकेंगे। वुकला क्या करेंगे सर? जैसे आपको लग रहा है ये कोई वुकला साहब जो है वो पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत रोशन बाब है, एक बहुत आला अरफा किरदार का आदमी है जिसकी पीछे लॉयर्स 2007-8 में भी खड़े हुए थे और आज भी वुकला ने जो बहुत एक कामयाब कॉन्फ्रेंस की सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब ने, चौधरी एतजाज़ एहसन साहब ने और ख्वाजा अहमद तारिक रहीम साहब ने, और जिसमें बार के मुख्तलिफ सदूर अटॉर्नी जनरल्स, जिसमें साबिक बार के सदूर और हमारे जो लॉयर्स टॉप जूरिस्ट हैं वो आए और उन्होंने इस बात का अदा किया और तहिया किया कि वो सुप्रीम कोर्ट और आइन और जमहूरियत के साथ खड़े होंगे। तो मैं आने वाले चंद दिनों में, ज़्यादा देर नहीं है, चंद दिनों में आपको ये बात मैं वसूख से कह सकता हूँ कि जो वुकला हैं और वुकला की तंजीमें हैं वो अपनी अदालत, आइन और जमहूरियत के साथ खड़े होंगे और इलेक्शन जो हैं वो पाकिस्तान में करवाने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि आइन भी रहे और उस पर अमल दरामद ना हो। ऐसा लेकिन इसमें एक डिवीजन तो इसमें भी नजर आती है जज साहब, ये जो आजम नजीर तारड़ साहब हैं जो कि समीना लाहौर की अब एशिया की सबसे बड़ी बार है, उनकी चीफ जस्टिस में पाकिस्तान से मुलाकात हुई है और उन्होंने अपने ताउन का यकीन दिलाया। तो चीफ जस्टिस साहब ने, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, उन्होंने कहा कि हमारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, हमारा सिर्फ एक मिशन है और वो है कि आइन के मुताबिक अमल हो और आइन पे अमल दरामद हो और आइन के मुताबिक ही सारे काम चलें। तो ये आज बार ने लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के जो सदर हैं अपनी पूरी राना इंतज़ार साहब अपनी पूरी बॉडी के साथ वहाँ पे गए सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने चीफ जस्टिस और आइन और जमहूरियत के साथ खड़ा होने का वहाँ पे अदा किया वहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल का मूड तो कुछ डिफरेंट है और आजम नज़ीर तारड़ साहब तो आज उनको मजीद बता रहे थे कि जनाब वुकला जो हैं वो ये शो कर रहे हैं कि वुकला उनके साथ खड़े हुए हैं क्योंकि आइन और कानून की बात वो करें। अच्छा, मेरा ख्याल है लाइन ड्रॉप हो गई है चौधरी साहब से। इमरान साहब मौजूद हैं जी हमारे साथ? अच्छा इमरान साहब, आप बात पहले कर रहे थे और फिर आपकी आवाज़ में कुछ ऑडियो का इशू था, लेकिन जो सवाल मैंने आपसे पहले किया था उसका जवाब प्लीज़ दे दीजिएगा। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि नहीं होगा अभी भी इलेक्शन, बाद एतमादी का इजहार करते हैं और दूसरी तरफ वुकला कमर कस रहे हैं, तो जीत किसकी होती नज़र आ रही है? इलेक्शन होगा या नहीं होगा? समीना देखें, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि जो हुकूमत है वो तो किसी तौर भी इलेक्शन करवाने के मूड में नहीं है और अगर आप सुप्रीम कोर्ट का मूड देखें तो वो ये मूड नजर आ रहा है कि वो मुस्लिम अदालत ये चाहती है कि फौरी इलेक्शन हो। अब मामला जब बदतमादी का होगा तो वो उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप ये देखें कि आपको पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में इस तरह की कितनी मिसालें मिलती हैं कि कोई कानून साजी पार्लियामेंट में होने जा रही हो, अभी सदर की तरफ से उस पर दस्तखत करने का मामला क्लियर भी ना हो कि वो होंगे या नहीं होंगे और उस हवाले से भी 8 रुकनी बेंच बना के और उस पर वो कर दिया जाए और इस बात का फैसला मुस्लिम जज साहबान दे दें कि अगर सदर दस्तखत कर भी दें तो इस पे अमल दरामद फिलहाल रोक दिया जाए। तो इस तरह की चीजें भी आमतौर पर नहीं। लेकिन इमरान साहब, ये तो मैं बात कर रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि बदएतमादी जो हमें है उस वक्त तक हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। ये बदएतमादी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो हो सकती है, लेकिन इलेक्शन करवाना तो सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, उसके अंडर तो नहीं इलेक्शन होने। उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन के थ्रू ही इलेक्शन करवाने, खुद तो नहीं आके खड़े हो जाना। तो सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद हो ना हो, इलेक्शन में तो जाएं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन असल चीज ये है कि हुकूमती लोग ये समझते हैं कि शायद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो इतनी पावरफुल है, हमारे यहाँ इतनी मजबूत है और उसके पास इतने आईनी और कानूनी इख्तियारात हैं कि उनके होते हुए शायद उनकी दाल ना गल सके और तमाम लोग जो हैं आइन और कानून के मुताबिक हमारी अदलिया क्योंकि फैसले करती है, हमारी अदलिया ने हमेशा आइन और कानून के मुताबिक ही सब कुछ किया है। तो मुफ्ती जज साहबान अब भी जब आइन और कानून पे अमल दरामद करते हुए फैसला को दे देंगे तो कोई इदारा या कोई फर्द उसे रोक नहीं सकेगा। लिहाजा उन्हें बातें तबादी ये नजर आती है कि अगर इस तरह से हो गया तो फिर क्या होगा।
ये तो एक बड़ी अजीब सी बात है इमरान साहब, इस पे मैं आके बल्कि फर्दर बात करती भी हूँ कि ये क्यों इस तरह के तासुर देने की कोशिश की जाती है। ये तो नहीं हो सकता कि पीडीएम जीत गई और सुप्रीम कोर्ट आके ऐलान कर दे कि नहीं जी पीटीआई ही जीती है। तो ये कहना कि भाई ऐसा, चले इस पे आके डिटेल में बात करते हैं। इमरान साहब मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। मीशत के हवाले से भी मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है। IMF की डील ऐसा लग रहा है कि अब शायद होने को है, लेकिन उससे पहले जो बात हो रही थी मैं उसको ज़रूर बहस को समेट लूँ। ये थेरी पे पहले भी काफ़ी दफ़ा सुन रही हूँ कि जनाब सितंबर के बाद इलेक्शन सूट करते हैं पीडीएम को, क्योंकि जी सितंबर के बाद चीफ जस्टिस भी बदल जाएंगे और सदर मुमलिकत भी नहीं होंगे, उनका भी टेन्योर पूरा हो जाएगा, तो जी उसके बाद इलेक्शन। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रही आइन और कानून के मुताबिक, इमरान साहब से भी मेरा सवाल, चौधरी साहब से भी, कि इन दोनों हजरात का आखिर किरदार क्या है इलेक्शन में, कि जिसकी वजह से ये लोग नहीं होंगे तो कोई बड़ा फर्क पड़ जाएगा पीडीएम के लिए। ये दोनों का तो एक बहुत ही, सदर मुमलिकत का तो बहुत ही सेरेमोनियल सा किरदार है, और जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनका तो कोई लेना देना नहीं इलेक्शन से। सर चौधरी साहब पहले आप राय दे दें। इसमें बेसिकली ये भी मैं गलतफहमी दूर कर दूं, क्योंकि जब भी ये बात करते हैं या अजीबोगरीब बात करते हैं और आइन कानून को तो पढ़ते ही नहीं है। सदर मुमलिकत तब तक सदर रहेंगे जब तक नया सदर मुंतखब नहीं होता, और नया सदर मुंतखब करने के लिए दोनों असम्बलियों के इलेक्शन होना ज़रूरी है। तो जब ये दोनों असम्बलियों के इलेक्शन नहीं होंगे तो सदर अलवी को तो आप इलेक्टोरल कॉलेज ही कंप्लीट नहीं होगा तो वोट कौन डालेगा। बुनियादी तौर पे ये चाह रहे हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट, बेसिकली ये चाह रहे हैं कि नया सदर आएगा और इनकी उम्मीद है कि वो इस तरह से करें कि हमको कायम मुकायम लगाएं या जो भी करें, फिर हम इमरजेंसी लगाएं और इमरजेंसी की तौसीक सुप्रीम कोर्ट कर दे। तो इनके जहन में ये मंसूबा है कि ये हम करेंगे, और अदलिया, और जब ये नहीं होगा तो फिर उस अदलिया को भी ये आड़े हाथों लेंगे और उसको भी निशाने पर रखेंगे। तो बुनियादी तौर पर जो मैला फीटी है, अक्टूबर में भी इलेक्शन कराने का इनका कोई इरादा नहीं है। सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब ने बड़ी दफ़ा ये कहा है कि इन्होंने बिल्कुल नहीं कराने हैं, और जो आज उन्होंने जिस तरह की तौज़ीहात दे रहे हैं, वजूहात दे रहे हैं, वो अगर कबूल कर लें तो पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे होगा? पाकिस्तान में तो इलेक्शन नहीं हो सकता फिर ऐसी अगर वजूहात को कबूल कर लिया जाए। ये तो फिर हमेशा अक्टूबर में भी यही मसले होंगे, पैसे भी कम होंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं इमरान साहब से भी ये ले लूं इस पर आए। नहीं, इस तरह तो फिर कोई भी हुकूमत में आ जाए रल मिल के और वो कब्जा कर ले तो उसके बाद छोड़ेगा जी। इमरान साहब, ये तो मकान के ऊपर कब्जा ग्रुप वाली बात है ना। जी सर इमरान साहब, अगर आप देखें तो असूली तौर पे तो ये बात बिल्कुल ठीक है जो चौधरी साहब बात कर रहे हैं कि देखें ये तो कोई तरीकाकार नहीं है कि आप अपनी मर्जी से, जो भी हुकूमत में आए वो अपनी मर्जी से इलेक्शन करवाए और अपनी मर्जी से ना करवाए, और इस तरह से आप एक ऐसा रास्ता खोल ले जा रहे हैं जिससे फिर आपको खुद ही उस रास्ते की बंद गलियों में कल को फंसना पड़ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको सोचना तो होंगी, लेकिन मामला ये है कि जब नफरत और अना की जंग इस हद तक पहुंच जाए कि जिसमें आपके सामने ना रियासत का कोई फायदा हो ना मुल्क का कोई फायदा हो, बल्कि आप सिर्फ उसे अपना फायदा देखते हो, तो फिर उस तरह दोनों फरीक इसी तरह से करते हैं जिस तरह से आज चीजें हो रही हैं। तो जाहिर देश सेविंग के लिए या कॉस्मेटिक के लिए तो दोनों तरफ से कह दिया जाता है कि जी बिल्कुल ठीक है, टाइम बिल बैठेंगे करें वो करते, लेकिन अगले ही दिन दोबारा दोनों की तरफ से कोई ना कोई ऐसा मामला हो जाता है कि जिस पर सिराजुल हक साहब भी इस सिलसिले में कोई किरदार अदा करना चाह रहे हैं शायद। इमरान साहब, उन्होंने वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की है, इमरान खान साहब से भी मुलाकात की है। आप समझते हैं कि अगर विद इन पॉलिटिशियन ही कुछ लोग ऐसे कुछ मामला तय कराने लगे तो कोई कामयाबी मिल सकती है? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल होना चाहिए, और कुछ ऐसे खास तौर पे पॉलिटिशियन जिनकी दोनों लोग इज्जत करते हों, सीनियर लोग बहुत से हैं। मुझे तो आज नवाज़ नसरुल्लाह खान साहब की बहुत कमी महसूस हो रही है, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। वो जब जिंदा होते थे तो इस तरह के मामला बहुत सारे वो हल कर लेते थे, दरमियान में आके चीजों को तय करवा लेते थे, लेकिन उनकी गैर की मौजूदगी में अलमिया ये है कि हमारे पास कोई भी इस तरह का सियासतदान शायद नहीं बचा जो इसमें थोड़ा सा। इमरान साहब, सियासतदान तो भी ऐसे हैं जो हर एक के लिए बात करने के लिए काबिल कबूल हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो दोनों तरफ एक्सट्रीम पोजीशंस हैं उसमें बड़े मसाइल हो रहे हैं। अब अगरचे पीटीआई तो लचक इसमें दिखा रही है, अभी भी मैं देख रही हूँ फवाद चौधरी साहब के टिकट्स चल रहे थे कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन अब हुकूमत की तरफ से बड़ा ये कहा जा रहा है, जरदारी साहब ज़रूर एक डिफरेंट स्टांस ले रहे हैं
लेकिन ये मुज़ाकरात वाली बात पीडीएम के हाथ में नहीं है, मैं आपको बता दूं। अच्छा, ये पीडीएम के इख्तियार में नहीं है। जब कहीं से मुज़ाकरात होने होंगे वहाँ पे हो जाएंगे। नहीं तो फिर जरदारी साहब क्यों कह रहे कहा नहीं गया? जरदारी साहब क्यों कह रहे हैं? जरदारी साहब तो ड्रामा लगाया हुआ है, वो तो अजीबो गरीब बातें करते हैं। वो तो जो बात करते हैं उसके मुंह सिर पैर ही नहीं है। अच्छा। वो भी कह रहे हैं कि जी अक्टूबर में इलेक्शन हो, हमें आपके ख्वाहिशात के मुताबिक थोड़ी इलेक्शन होना है, इलेक्शन आइन के मुताबिक होना चाहिए। इलेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर मतलब आइन किस लिए होता है? आइन का मतलब ये है कि तमाम लोगों की ख्वाहिशात के बरक्स जो आइन कहेगा उसके मुताबिक चलना है जी, किसी को सूट करे या ना करे। बिल्कुल ठीक हो गया जी, थोड़ा आगे चलते हैं। IMF जो है जनाब, मतलब ये होता है, ये तो अपना ड्रामा लगाया हुआ। ठीक हो गया चौधरी साहब, IMF की बात हो रही है जनाब कि IMF का डील क्या मिल जाएगी? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हमने सब कुछ, सारी शराइत पूरी कर दी हैं, तमाम जो उनके ऑप्शंस थे वो पूरे हो गए, अब क्या मसला है, क्यों नहीं हो रहा? जरा पहले सुन लेते हैं शहबाज शरीफ साहब को, फिर आगे बात करते हैं। IMF का टूटा फूटा मुआहदा हमारी झोली में पड़ा और किस तरह हमने आज भी लकीरें निकाली जा रही हैं ताकि IMF के साथ मुआहदा हो जाए। हमारे पास कोई और चॉइस नहीं, हर कड़ी उनकी शर्त हमें माननी पड़ रही है। और मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ सऊदी अरेबिया का, इंतहाई शुक्रगुजार हूँ मैं अपने UAE का, जिन्होंने हमें $3 अरब दिए हमें। अब IMF के पास कोई बहाना नहीं है, तमाम शराइत मंजूर हो गई हैं, इंशाल्लाह वो कर्जा अब मंजूर होगा। लेकिन फैसला ये करना है कि हमने कर्जों के ऊपर ज़िंदगी बसर करनी है या खुद अपने पाँव पर खड़े होकर मेहनत, अमानत और दयानत के जरिए हमने पाकिस्तान को, अपने ख़ानदान को, बच्चों को बनाना है। जी, तो IMF का डील कितना अब हमारे करीब है या दूर है? इस वक्त डॉक्टर खाकान नजीब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर मिशत हैं और ख़ास तौर पर जो IMF के अमूर हैं उसको वो देखते हैं, एक्सपर्ट हैं इसके। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आज आपने फिर हमें वक्त दिया। सर, शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि अब कोई बहाना नहीं रह गया IMF के पास, तो आपकी नज़र में भी अब कोई बहाना नहीं रह गया या कोई नया बहाना जवाब तराश लेगा IMF? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक ट्रस्ट का डेफिसिट है, और ये डेफिसिट इसलिए है कि पिछले 14-18 माह में IMF के प्रोग्राम से पाकिस्तान ने एज ए रेसिपिएंट कंट्री कई दफ़ा इनहराफ किया। बजट के सिलसिले में रुपए को पैक रखने से, गैस की प्राइसेस को देर से बढ़ाने से, उसकी वजह से अब IMF जो है ना, जब तक हर चीज़ इंश्योर नहीं कर लेता वो आगे नहीं बढ़ा। $3 अरब मैं पहले भी कहता था कि ये एक फ्रेंडली कंट्री से आ जाने हैं, पर जब तक वो गारंटी खड़ी नहीं की, उन्होंने इन ममालिक ने मिलकर IMF के साथ उनको नहीं बताया, तब तक आगे नहीं बढ़ सके। अब भी कुछ रकूम ऐसी हैं। आज सुबह ही नेथन पोर्टर जो कि IMF के चीफ हैं, लीड करते हैं IMF की तरफ से पाकिस्तान का मिशन, उन्होंने ये कहा है कि बहुत कुछ हो गया है इन दीज टर्म्स, बट अभी भी कुछ इस $6 अरब की फाइनेंसिंग में चीज़ें जो हैं वो फाइनलाइजेशन पे हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगले हफ्ते में फाइनलाइज हो जाएंगे। ये कुछ कमर्शियल लोन्स हैं। दो चीज़ें मुझे अभी भी ऐसी हैं जिन पे मेरा ख्याल है अभी बात हो रही है IMF से। एक ये है कि आपने पेट्रोलियम क्रॉस सब्सिडी, मैं समझता हूं कि हुकूमत उसको क्रॉस सब्सिडी समझती है, वो करनी है कि नहीं करनी है। मेरा ख्याल है हुकूमत ने अभी यही कहा है कि हम इसको अभी फौरी तौर पे शायद नहीं कर रहे और देखेंगे इसको। और दूसरी 21 अरब रुपए जो हैं, अगर ECP को जाने हैं तो वो कहाँ से आने हैं? नए टैक्सेस लगाकर आने हैं या वो कोई कटौतियाँ कर कर आने हैं डेवलपमेंट बजट में या ऑपरेशनल बजट में? इस पर बात होगी। But I think we are near the end line with the IMF to complete the 9th review and sign a staff level agreement. अब वो end line cross कितने दिनों में होती है? I don't think ये weeks की बात है. I think we are in days now. और ये चीजें अगले हफ्ते में तय हो जाएंगी। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं वैसे आपका ये जो आपने बात की ना ECB को 21 अरब रुपए जारी करने के हवाले से, ये मैं आपका देख रही थी, सोशल मीडिया पे भी क्लिप चल रहा था, जिससे तासुर ये बनाया जा रहा था, या पता नहीं आप बता सकते हैं कि ये सही बात थी इंटरप्रिटेशन, कि जनाब अगर ये पैसे जारी हो गए तो IMF की डील जो है ये दोबारा खटाई में पड़ सकती है। इस बात पर IMF नाराज़ ना हो जाए कहीं कि जी आपने इलेक्शन के पैसे क्यों निकाल दिए, लिहाजा हम नहीं अब दे रहे। तो ये इस तरह का भी तासुर बन रहा था, इसको प्लीज़ ज़रा क्लैरिफाई कीजिएगा। तो आपने बहुत अच्छा किया मुझसे पूछ लिया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि IMF के साथ आप तकरीबन सारी चीज़ें तय करते हैं। आपने एक प्राइमरी डेफिसिट उनसे तय किया, आपने कहा कि मैं इतना, मेरा ख्याल है 160 अरब रुपए के करीब है
कि इतना वो होगा। जब उसमें 21 अरब का फर्क आता है तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि IMF से बात जरूर होगी इस पे, और बात इसी तरह होगी। ये नहीं है कि हम कर नहीं सकते, हम जरूर कर सकते हैं अगर हम गवर्नमेंट और अदारे ये सब कुछ तय करें कि हमने 21 अरब देने हैं इलेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, जो कि आईनी तौर पे आगे बढ़े हम, तो उसको करने के लिए बात तो तय हो गई है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में, वो गवर्नर स्टेट बैंक ने क्लियर कर दिया और वो पैसे मौजूद हैं, वो उसका इशू नहीं है। और ये आप ठीक कह रहे हैं, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी IMF का नज़दीक है, लेकिन ये 9th रिव्यू के बाद जो जून में ये ख़त्म हो जाएगा। जो ज़्यादा प्रॉब्लम बड़ी जो देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट का ख़तरा तो अपैरेंटली अब ये फाइनेंस आई है वो फ्रेंडली कंट्रीज से, ये भी कोई डिफर हो जाएगा। लेकिन जब हमने अगला प्रोग्राम पे जाना है, क्योंकि ये रिव्यू थोड़ा लेट हो गया है, तो ये जून में एंड हो जाएगा, तो उसके लिए क्या आप समझते हैं कि जब तक एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी पाकिस्तान में पॉलिटिकली, तो क्या IMF जो है वो नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए आपके पास तैयार होगा जाने के लिए? क्योंकि ज़्यादा वाइटल जो क्वेश्चन है वो तो फ्यूचर की जो मामलात हैं वो हैं। 9th रिव्यू तो ऑलमोस्ट डन है और इसमें ये 21 अरब रुपए का कोई इशू नहीं है। इट विल बी डन विद इन नेक्स्ट वीक। आई थिंक इस वीक में ये मुआहदा हो जाएगा पाकिस्तान का। देखते हैं कि क्या होता है। ऐसा नहीं है कि 1-1 अरब रुपया चेक नहीं होता, बिकॉज हम उनसे जब बात करते हैं 21 अरब या तो आपने कहीं से पैदा करने हैं और 9th रिव्यू को कंप्लीट करना है, पेट्रोल सब्सिडी और थोड़े से पैसे। अगर आप 9th रिव्यू कंप्लीट कर लें, अभी नए रिव्यू की बात नहीं है, अभी बात यह है कि 10th और 11th रिव्यू इसी प्रोग्राम का कंप्लीट होना है। ये प्रोग्राम 30 जून को तब कंप्लीट होता है कि जो 9th के बाद 10th और 11th रिव्यू कंप्लीट हो। $1.2 अरब 9th प्रोग्राम के रिव्यू पर आने हैं और 10th और 11th की कंप्लीशन पे एक और $1.2 अरब आने हैं। सो पहले तो ये कंप्लीट कीजिए, उसके बाद बजट लाइए और वो ऐसा होना चाहिए जो कि एक फिस्कल कंसोलिडेशन, यानी कि आप दिखा रहे हो दुनिया को कि आप एक्सपेंडिचर भी कट कर रहे हैं और अपनी डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन भी बढ़ा रहे हैं और IMF के उसी परव्यू में काम कर रहे हैं, उसी खद्दो-खाल में। और फिर तैयारी कीजिए कि आपने IMF के साथ एक नया प्रोग्राम कैसे तय करना है। मेरे ख्याल में वो एक बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए, ज़्यादा डॉलर्स का होना चाहिए। फिर आपको अगले साल $25 अरब नए चाहिए अपनी डेट पेमेंट्स को मीट करने के लिए, वो सारे तय होने। ये हैं स्टेप्स जो पाकिस्तान ने अभी लेने हैं। आई थिंक आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूं कि नवा रिव्यू नियर कंप्लीशन है बारिंग दीज सेटलमेंट्स, बट ये ईजियर पार्ट हो गया है। फिर आपने IMF के अलावा मल्टीलैटरल्स के पैसे लेने हैं, बायलैटरल्स के लेने हैं, फ्रेंडली कंट्रीज के लेने हैं, फिर 2 रिव्यूज कराने हैं। सो आगे जो पाथ है वो ऑब्वियसली डिफिकल्ट है, कठिन है। इन्फ्लेशन 47% पे है, इसको संभालने के लिए सप्लाई साइड को संभालना है। आई थिंक इकोनॉमिक मैनेजमेंट इज द की। मैं बारहा कहता हूं कि पाकिस्तान इज नॉट कि ये जो चीज़ें हम जिनकी गुफ्तगू करते हैं, IMF है, इतनी इन्फ्लेशन है, ग्रोथ है, ये सारी रैमिफिकेशंस हैं पाकिस्तान की कलीदी प्रॉब्लम की। और वो कलीदी प्रॉब्लम है कि आपको अपनी इकोनॉमिक मैनेजमेंट दुरुस्त करनी है। आपने फैसले लेने हैं कि PIA को चलाना है कि बेचना है। इसी तरफ आ रही थी डॉक्टर साहब के ये जब से ये गवर्नमेंट आई है पिछले 1 साल से हम यही देख रहे हैं कि सारी जो इनकी पॉलिसीज हैं वो तकरीबन कम से कम जो मीडिया पे आती हैं वो ये इसी के इर्द गिर्द घूम रही हैं। IMF पे मिल जाएगी डील, नहीं मिलेगी, IMF होगा, IMF नहीं होगा, IMF के इर्द गिर्द सब। इनका अपना एक इकोनॉमिक प्लान क्या है, क्या पॉलिसीज हैं, क्या इन्होंने एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है, कैसे पैसे जनरेट करने हैं मुल्क के लिए, वो तो कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। बस ये पता चल रहा है उन्होंने अब ये कह दिया, अब हम ये कर रहे हैं, अब उन्होंने ये कह दिया और ये पैसे मिल जाएंगे, ये कर्जा मिल जाएगा, ये कर्जा मिल जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि कोई इनके पास डायरेक्शन है कि इन्होंने खुद क्या करना है? सो आपने ये सबसे अच्छा पॉइंट सामने रखा है। IMF जो है ना वो एक है ICU का डॉक्टर। हमारा सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है इसी चीज़ में, फायर फाइटिंग में। पॉलिसी मेकर सारा वक्त इसी में गुजार देता है कि मैं इससे पैसे ले लूँ, मैं उससे पैसे ले लूँ। बात तो असल ये है कि इस वक्त कौन सा डॉक्यूमेंट आप मुझे बता सकती हैं जिसपे पाकिस्तान चल रहा है इकोनॉमिकली? मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज जो IMF के साथ तय हुआ है। अब आपको वक्त आ गया है कि अपना एक माइक्रो ग्रैनुलर लेवल का रिफॉर्म प्लान, जिस पार्टी ने भी अगली हुकूमत संभालनी है, अब तो महीने कुछ रह गए हैं इसमें, जब भी इलेक्शन होंगे, उसने वो ग्रैनुलर लेवल का रिफॉर्म प्लान सामने रखना है जिसमें बातें बिल्कुल क्लियर हैं सबको। और मैं समझता हूं कि तकरीबन सब पार्टीज जो हैं ये लार्जली इन एग्रीमेंट हैं कि ये काम होने हैं। प्राइवेटाइजेशन होनी है, पैदावारी सलाहियत बढ़नी है, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म होना है, एनर्जी सेक्टर को ठीक करना है। इस तरह नहीं चल सकता कि 500-800 अरब रुपया जो है वो हर साल सर्कुलर डेट में बिल्डअप हो।
हमें नई इन्वेस्टमेंट लानी है, मुल्क में FDI आनी है, उसके लिए चीज़ें बननी है, सीपेक का सेकंड टैक्स रिफॉर्म्स करनी है, लैंड रिफॉर्म्स करनी है, ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर सही आपने कहा कि एग्रीमेंट है सबका। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, जो भी आप बात कर रहे थे कि फायर फाइटिंग कर रहे हैं, तो इस वक्त तो वो अपनी बका के लिए भी सारी सियासी जमातें फायर फाइटिंग कर रही हैं, तो इसलिए आई डोंट नो कि उनके पास क्या इकोनॉमिक प्लान है या नहीं। एक हमारा बहरहाल कोशिश रहेगी कि इसके ऊपर हम अपना नज़र भी रखें और इसके साथ साथ आपको एनलाइटन भी करते रहें। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।